स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा हैं? विकल्प ए मंगल ग्रह, विकल्प बी शनि, विकल्प सी बृहस्पति या विकल्प डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड बृहस्पति ग्रह के प्रमुख चंद्रमा हैं। ये तीनों चंद्रमा गैलीलियन चंद्रमा कहलाते हैं क्योंकि इन्हें पहली बार 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन से देखा था। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वहीं कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है जो जीवन के अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देता है, अतः विकल्प सी सही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं वे इसका लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं वे इसका लाभ उठाने के पात्र हैं, अतः कथन दो सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सहानुभूति और सांस्कृतिक समझ के मानव केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत विशिष्ट सुपरिभाषित कार्यों में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से संकीर्ण बुद्धिमत्ता, प्रसार मॉडल और ट्रांसफार्मर के माध्यम से। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। विकल्प डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सहानुभूति और सांस्कृतिक समझ के मानव केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, अतः कथन एक सही है। AI स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत विशिष्ट सुपरिभाषित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से संकीर्ण बुद्धिमत्ता, प्रसार मॉडल और ट्रांसफार्मर के माध्यम से, अतः कथन दो सही है। विकल्प बी सही है क्योंकि कथन एक और दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन एक, कई देशों ने बेरोजगारी वृद्धि के जवाब में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI का विचार प्रस्तावित किया है, जहां उत्पादन और श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है जबकि रोजगार में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं होती। दूसरा कथन है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI एक सरकारी कार्यक्रम की अवधारणा है जिसके तहत प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है, या विकल्प डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कई देशों ने बेरोजगारी वृद्धि के जवाब में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI का विचार प्रस्तावित किया है, जहां रोजगार में वृद्धि के बिना उत्पादन और श्रम उत्पादकता बढ़ती है, अतः कथन एक सही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक सरकारी कार्यक्रम की अवधारणा है जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन एक और दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रवाल लक्षद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री जीवन को सहारा देते हैं, मछुआरा समुदाय को लाभ पहुंचाते हैं, तूफानों और बढ़ते समुद्री स्तर से तट की रक्षा करते हैं तथा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दूसरा कथन है, बढ़ते तापमान, प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ी हुई अम्लता तथा प्राकृतिक आवासों में कोई भी व्यवधान कोरल को तनावग्रस्त कर सकता है और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है।
बी है कथन एक कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। या विकल्प सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। या विकल्प डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रवाल लक्षद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं, मछली पकड़ने वाले समुदाय को लाभ पहुंचाते हैं, तूफानों और बढ़ते समुद्र के स्तर से तट की रक्षा करते हैं तथा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अतः कथन एक सही है। बढ़ते तापमान, प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ी हुई अम्लता या प्राकृतिक आवासों में कोई भी व्यवधान कोरल को तनावग्रस्त कर सकता है और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ANRF का उद्देश्य परिवर्तनकारी नवाचारों के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है ANRF विभिन्न विषयों में अनुसंधान के लिए सतत केंद्रीकृत वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा कथन है ANRF का उद्देश्य संसाधनों को एकत्रित करके और निरंतर समर्थन प्रदान करके शोधकर्ताओं की वित्तीय चिंताओं को कम करना है जिससे वे क्रांतिकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपको बताने हैं उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ANRF का उद्देश्य परिवर्तनकारी नवाचारों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अतः कथन एक सही है। ANRF को विभिन्न विषयों में अनुसंधान के लिए निरंतर केंद्रीकृत वित्त पोषण प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। अतः कथन दो सही है। ANRF का उद्देश्य संसाधनों को एकत्रित करके और निरंतर सहायता प्रदान करके शोधकर्ताओं की वित्तीय चिंताओं को कम करना है जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। अतः कथन तीन सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में FAME योजना के स्थान पर PMEDRIVE योजना को मंजूरी दी है। दूसरा कथन है चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत आंतरिक दहन इंजन पर चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक होती है इसलिए इनके उपयोग में सुधार के लिए वित्तीय सहायता को आवश्यक माना जा रहा है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विकल्प ए एक और दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। या विकल्प सी कथन एक सही है कथन दो सही नहीं है। या विकल्प डी कथन एक नहीं सही है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PME ड्राइव योजना को मंजूरी दी जो पहले की फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी FAME योजना की जगह लेगी जो वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। अतः कथन एक सही है। चूंकि EV की शुरुआती लागत आंतरिक दहन इंजन पर चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक है इसलिए इसे अपनाने में सुधार के लिए वित्तीय सहायता को एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की भारत की महत्वाकांक्षा समावेशी विकास रणनीतियों पर निर्भर करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी वर्ग आर्थिक प्रगति में योगदान दें और उससे लाभान्वित हों। दूसरा कथन है श्रम बल भागीदारी दल यानी LFPR रोजगार या सक्रिय नौकरी की तलाश के माध्यम से कार्यबल में व्यक्तियों की भागीदारी का एक प्रमुख संकेतक है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की भारत की महत्वाकांक्षा समावेशी विकास रणनीतियों पर निर्भर करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी वर्ग आर्थिक प्रगति में योगदान दें और उससे लाभान्वित हों। अतः कथन एक सही है। श्रम बल भागीदारी दल यानी LFPR रोजगार या सक्रिय नौकरी की तलाश के माध्यम से कार्यबल में व्यक्तियों की भागीदारी का एक प्रमुख संकेतक है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1992 में शुरू की गई भारत की लुक ईस्ट नीति दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने पर केंद्रित है।
दूसरा कथन है वर्ष 2014 में भारत की लुक ईस्ट नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया गया ताकि पूर्वी एशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा सके और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्ष 1992 में शुरू की गई भारत की लुक ईस्ट नीति दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने पर केंद्रित है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2014 में भारत की लुक ईस्ट नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया गया ताकि पूर्वी एशिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा सके और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जा सके, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वित्तीय तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला या कम नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है यह जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यह एक वित्तीय तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय परिणामों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला या कम नहीं किया जा सकता है, अतः कथन एक सही है। यह आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के क्षति से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी की गई? विकल्प ए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRSA द्वारा हाल ही में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसमें भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा की गई अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाया गया है, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैश्विक स्तर पर आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों में मृत्यु का 5वां प्रमुख कारण है। दूसरा कथन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी WSPD अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ यानी IASP और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की एक पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।